हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशु राजावत है और मैं आपका स्वागत करता हूँ एनएसए रैंकर्स के अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपको आगे क्लास रिकॉर्डेड मिलने वाली है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर एनालॉजी, संख्या सादृश्यता, जिस टॉपिक से लास्ट ईयर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले तो ये जो क्लास मिलने वाली है वो आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है और ड्यूरिंग होली मिलेगी। तो आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी होली। आप जहाँ पे भी होंगे अच्छे से अपना त्यौहार मना रहे होंगे और अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप उसके साथ के साथ क्या भी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, क्योंकि त्यौहार तो हर साल आते हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी का जो टाइम है वो थोड़ा सा कीमती है, तो उसका ध्यान रखिए। बाकी इन्जॉय भी करना है, ऐसा नहीं कि आपको लेकिन ऐसा नहीं कि आप 24 आवर्स होली खेल रहे हैं। ठीक है, तो हैप्पी होली सभी के लिए। आज की जो क्लास है वो हमें कोट से स्टार्ट करेंगे, जो कि जैक मा का है। आपकी ही ख्वाहिश थी कि क्लास बोरिंग हो जाती है तो अपन ने एक कोट लिया है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ यू नेवर ट्राइड, यदि आपने कभी कोशिश नहीं की है, हाउ विल यू एवर नो, तो आप कैसे जान पाओगे, इफ देयर इज एनी चांस, कि उस चीज़ के होने का कोई चांस भी था। सपोज करो आप कोई काम कर रहे हो और उसे करने से पहले ही आपने उससे मुंह मोड़ लिया अपना कि ये हमसे हो नहीं पाएगा। तो आप ये कैसे पता करोगे, अगर उसका होने का चांस भी होता तो ये कैसे पता लगेगा आपको कि वो काम हो भी सकता था। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि हम कोशिश करें और कोशिश करें अच्छे से करें। अगर कोशिश करने के बाद में भी अगर आपको असफलता मिलती है तो आपने जो कोशिश की है उसमें आप सेटिस्फाई होने चाहिए कि हमारा जो करने का तरीका था हम उसमें पूरे सेटिस्फाई थे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल के हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज के क्वेश्चंस पे जो आपकी अप्रोच क्या रहने वाली है इस टॉपिक में वो थोड़ा सा देख लेते हैं। एनालॉजी चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, थोड़ा सा जान लेते हैं। सादृश्यता हिंदी में कहते हैं इसे। तो वर्ड एनालॉजी भी आती है, शब्द सादृश्यता भी आती है, संख्या सादृश्यता भी आती है और अल्फाबेट वाली भी आती है, जहाँ पे ABCD वाली सदस्यता मिलेगी आपको। तो 3 पार्ट्स हैं इसके और आज जो हम करने वाले हैं वो टॉपिक है संख्या सादृश्यता। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे होंगे कि जैसे 5 का रिलेशन 5 का संबंध 25 से है, वैसे ही 6 का संबंध इससे होगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में। जैसे यहाँ आपको चेक करना है कि 73 का रिलेशन इससे क्या है, वही रिलेशन इसका इससे होना चाहिए। तो मैं कुछ लॉजिक्स बता रहा हूँ आपको। जैसे कि जब भी आप इस टॉपिक में क्वेश्चंस लगाने जाओगे तो जो हमारे लॉजिक्स होंगे वो सबसे पहले तो हम देखेंगे अभाज्य संख्या, यानी संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो सबसे जो प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी सीक्वेंस है। ठीक है, आप ऐसी प्रायोरिटी देंगे। अभाज्य के बाद में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। अगर इनसे बाहर आते हो आप तो अपन जाएंगे गुणनखंड पे, यानी मल्टीप्लाई वाले सेक्शन पे, गुणनखंड, गुणा वाले सेक्शन पे। ठीक है, और गुणा वाले सेक्शन के साथ में ही डिवाइड का सेक्शन भी आ जाएगा आपका। एक तरफ से गुणा होगा तो दूसरी तरफ से क्या होगा, भाग होगा। अगर ये भी नहीं लगता है आपका तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है, जोड़ और घटाव का। तो ये हमारे कुछ लॉजिक्स होंगे। चलो आते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि जैसे 73 का रिलेशन किससे है, 1000 से है, वैसे ही किसका रिलेशन किससे होगा, 729 से होगा। अपन हर एक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स का टाइम रखा करेंगे, ओनली 20 सेकंड्स। ठीक है, और जब भी आप देख रहे हैं तो 20 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइमर स्टार्ट है आपका और सॉल्व करें। उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर निकाल लिया होगा। ठीक, और आ गया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 1000 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, 729। अगर आपने वर्ग और घन पढ़े हैं आपको आइडिया हो जाएगा ये दोनों ही संख्या क्या है, घन। अगर दोनों ही संख्या, अगर सपोज करो ये 1000 होता, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होती जैसे ये लिखा होता 120 लिखा होता, तो ये तो घन है लेकिन ये घन नहीं है, फिर मैं सपोज क्या करता, फिर लॉजिक इसमें घन का नहीं लगाता। लेकिन अब ये दोनों संख्या, आपको पता है ना कि इस संख्या का इससे जो रिलेशन होगा वही इस संख्या का इससे होने वाला है, यानी इस संख्या की क्वालिटी इस संख्या में जो गुण है वही इस संख्या में भी होगा कि नहीं होगा। दोनों संख्याएं घन है, फिर इसका लॉजिक किससे जुड़ा हुआ है, घन से जुड़ा हुआ है। बताओ ये किसका घन होता है, 10 का, और 7 और 3 से गुणा करके तो नहीं बनाओगे आप।
7 और 3 जोड़ के कितने होते हैं 10, 10 का घन कितना हो गया 1000। तो वैसे ही 729 किसका घन होता है 9 का होता है कि नहीं होता है। अब देखो 9 और 1 तो 10 हो गई, ये तो 1 हो गया, ये 11 हो गया, तो बचा क्या आपका 9 प्लस 0 करेंगे, 9 प्लस 0 किसके बराबर आएगा 9 के बराबर आएगा, और 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कितना है 729 है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं और 20 सेकंड्स का टाइम है फिर से आपके पास में। ठीक है, टाइम एंड हो गया आपका। अच्छा सुनिए, अगर आपको नंबर्स को अच्छे से सॉल्व करना है, जहाँ पे भी रीजनिंग में नंबर्स के क्वेश्चन होंगे या मैथ्स के लिए भी मैं बताऊँ आपको, तो देखो आपको वर्ग याद होने चाहिए और आपको घन याद होने चाहिए। घन कम से कम 1 से 20 तक के घन याद करेंगे करने होंगे आपको, ठीक है। और अगर वर्ग याद कर सकते हो तो मैं कहूंगा आपसे कि 1 से 50 तक के वर्ग याद कर लेना आप, ठीक है। पॉसिबिलिटी अगर नहीं है तब भी इतना तो देखो कि 1 से 30 तक के वर्ग याद कर लेना आप। उसके बाद में 31 से लेकर 50 यानी 31 से लेकर 50 तक के वर्ग जब आपके सामने हो तो आपको दिख के ये पता चलना चाहिए कि हाँ ये किसी का क्या होता है वर्ग होता है, जिससे कि आइडिया रहे। 50 तक के अगर याद नहीं होते हैं आप पे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किसी संख्या का वर्ग है। तो जैसे यहाँ 1024 है, मुझे आइडिया है कि ये क्या है वर्ग है, और ये कितने का वर्ग होता है 32 का वर्ग होता है। और 32 का वर्ग मैंने वर्ग ही क्यों चेक किया क्योंकि नीचे भी वर्ग है संख्या में, ठीक है। तो ये बताओ 32 का वर्ग, अब 23 से 32 का क्या रिलेशन है, तो 23 को अगर हम उल्टा करें 2 और 3 को उल्टा करेंगे तो 32 बन जाएगा कि नहीं। वैसे ही अगर हम 4 और 3 को उल्टा करें तो कितना आता है 34, और 34 गुणा 34 करने पर 4 चौके 16, तो एंड में 6 एक में ही है, आपका आंसर कितना हो जाएगा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आंसर आपके अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे जो नोट करने की चीज़ है वो आपके लिए क्या है कि आपको वर्ग और घन क्या होने चाहिए याद होने चाहिए। 1 से 30 तक के तो आपको याद होने चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो 50 तक के कर लेना, और नहीं तो 31 से 50 तक की संख्याओं के वर्ग आपको देखने पर पता चलने चाहिए कि ये संख्या किसी का वर्ग होती है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो 216 वर्ग होता है, 216 घन होता है, 512 भी क्या होता है घन। जब भी वर्ग और घन का लॉजिक होगा संख्या में आपको वर्ग और घन अलग से दिखाई देंगे। ठीक है? चलो सॉल्व करते हैं। देखिए ये 12 के स्क्वायर के पास में तो नहीं है लेकिन 12 के क्यूब के पास में है। 12 का क्यूब कितना होता है 1728, और ये लिखा क्या हुआ है 16, यानी कितने घटा दिए होंगे 12 घटा दिए होंगे, कितना आ गया 1716 आ गया। अब 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125। पहले हमारे माइंड में आएगा कि हमने 12 के घन में से 12 घटाया था, हो सकता है 5 के घन में से 12 घटाएं, लेकिन 5 के घन में से 12 घटाने पर तो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं। तो 5 के घन में से लॉजिक क्या है कि जो संख्या है उसका घन करो, उसी संख्या को क्या करो माइनस करो। तो 5 का घन करके 5 को ही क्या करना है आपको माइनस करना है। तो 125 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम का नाम मैंने लिखा नहीं है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यूपी प्लस के हैं सारे क्वेश्चंस और 2024 के हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहाँ पे लॉजिक क्या था 12 का क्यूब माइनस 12 और 5 का क्यूब माइनस 5, जो संख्या है उसका घन करो, उसी संख्या का उसी संख्या को माइनस कर दो। अब धीरे धीरे आप देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ लॉजिक क्या फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आंसर निकाल लिया होगा आपने। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। 196 216 स्क्वायर क्यूब क्यूब से संबंधित है या नहीं है, स्क्वायर क्यूब से संबंधित है। अच्छा ये बताइए ये कितने का वर्ग होता है 7 का वर्ग होता है। अब 52 से 7 बनाने का तरीका क्या है 5 + 2 कितना होता है 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। वैसे ही 7 और 7 को जोड़ के कितना आता है 14 आता है, और 14 का वर्ग कितना होता है आपका 196, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए,
टाइमर स्टार्ट है आपका। जब भी किसी एग्जाम को आप देने जा रहे हो तो मेन चीज़ क्या है कि अगर आप उसके पीवाईक्यूज का पैटर्न समझ जाओगे, एक चीज़ कंफर्म है कि पीवाईक्यू लगाने से आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। और यहाँ पे अभी तक के सारे क्वेश्चंस जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि अभी तक के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं, या तो स्क्वायर पे बेस्ड है या फिर किस पे बेस्ड है, क्यूब पे बेस्ड है। ओके, ठीक है। यहाँ देखो, 7 का वर्ग -1 है तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो 12 का वर्ग -1, अब 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 144 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 143 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। जैसे 20 का संबंध 11 से है, वैसे 102 का संबंध किससे होगा। ये भी क्वेश्चन सिंपल होगा आपके लिए। एक बार के लिए तो लगेगा कि यहाँ 49 स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर का लॉजिक यहाँ पे तो नहीं, ये दोनों ही संख्या क्या नहीं होती है, स्क्वायर नहीं होती है। तो जबरदस्ती स्क्वायर लगाने की कोशिश मत करना। वर्ग और खंड का लॉजिक यहाँ नहीं है, वर्ग और खंड का नहीं है तो हम किस पे आएंगे, गुणनखंड पे आएंगे। ठीक है, इसमें टाइमर नहीं लगाया था लेकिन 20 सेकंड हो गए होंगे, सॉल्व कर लिया होगा। अब दो तरीके हैं करने के। ये बताओ, 20 से 11 तुम्हारे माइंड में जाएगा कि माइनस कर ले, नहीं, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले स्क्वायर, उसके बाद में क्यूब, फिर आप किस पे आएंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर पे आएंगे। तो पहले मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो हमारे माइंड में आएगा कि जैसे देखो, इस तरफ से तो मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन इस तरफ से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो 20 से 11 कैसे बना सकते हो कि 20 का आधा करूं मैं और प्लस 1 कर दूं, 20 का आधा प्लस 1। सेम लॉजिक यहाँ पे है, 102 का आधा करो आप, 51, और इसमें 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ओके, या फिर अगर गुणा से करना चाहते हो आप तो गुणा वाला भी वही तरीका है। देखो यहाँ पे इस तरफ से जाओगे तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, 11 × 2 -2, 11 दूनी 22 में से 2 बैठा दो। तो बताओ कैसा, कौन सा ऑप्शन, 52 × 2 करोगे तो 104 आता है, और 104 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा आपका। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये संख्याएं आपस में संबंधित हैं, वैसे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपस में क्या है, रिलेटेड है, ये आंसर बताना है आपको। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है मैंने इसके लिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा भी नहीं है। चलो ठीक है, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे मान लगा सकते हो। वैसे ये बताओ, मुझे ये देखने में सारे ही 7 के मल्टीपल लगते हैं, सभी 7 के मल्टीपल हैं। ये 3 टाइम्स 7 या 21, 7 पंजे 35, और ये सत्तू सत्तू 49, यानी 3, 5 और 7। देखना ये संख्या जो भी होगी 3 का मल्टीपल होगी, यहाँ 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, मिड वाला, अच्छा ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, बीच में 5 का गुणज चाहिए तो ये नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये 9 का गुण, 9 × 3, 9 × 27, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63। ठीक है, यानी 9 के सारे मल्टीपल्स थे, ×3 ×5 ×7, यहाँ पे भी ×3 ×5 ×7। डिफरेंस क्या था कि ऊपर 7 के मल्टीपल थे, यहाँ कितने के मल्टीपल हैं, 9 के मल्टीपल हैं। ओके, ठीक है। एक और कोट है आपके लिए जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की है। ठीक है, नेवर बेंड योर हेड, अपने सिर को कभी मत झुकाओ, ऑलवेज होल्ड इट हाई, यानी हमें अपने सिर को कभी नहीं झुकने देना चाहिए बस। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ऊंचा ही रखो। अगर बड़े हैं आपसे तो उनके उनके लिए शिष्टाचार के लिए आप अपने सिर को कैसा रखो, नीचे, मतलब वो शिष्टाचार में होना चाहिए। लेकिन किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं, अगर किसी जगह पे गलत हो रहा है तो उसका आपको क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। तो झुकने की जगह अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सभी जगह क्या कर रहे हैं, झुक रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, करिए। चलो आंसर आ गया होगा। जैसे मैंने कहा था आपसे, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए वो आपके स्क्वायर पे बेस्ड थे। देखो यहाँ पे, अगर ये पहचान नहीं आता है तो ये तो पहचान आता है ना, 7 की पावर कितना होता है, 3 होता है।
7 की पावर 3। और ये जो 2401 है ना, वो 49 का स्क्वायर होता है, यानी 49 × 49। 49 का मतलब क्या है, 7 का वर्ग गुणा 7 का वर्ग, यानी ये 7 की पावर कितना है, 4। यानी 7 की पावर 3 और 7 की पावर 4। तो देखना यहाँ पे पावर 3 में होनी चाहिए, तो देखो ये ऑप्शन में तो यहाँ घन नहीं है, और 1916 भी घन नहीं होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है। बताओ, ये दोनों हट गए। अब ये 4 का घन होता है और ये 3 का घन होता है, लेकिन यहाँ संख्या बड़ी होनी चाहिए थी। ये भी गलत है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 4 का घन, 4 की घात 3 और 4 की घात 4, 64 और 255। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, करिए। अच्छा नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है, 10 सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। तो साफ दिख रहा है आपको कि यहाँ स्क्वायर है ना, ये 1 का वर्ग 1, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169। ओके, करिए। 12 से जैसे 20 का संबंध है, वैसे किसका संबंध किससे होगा। आ गया होगा आंसर। देखो यहाँ एक बार माइंड में आएगा कि स्क्वायर का लॉजिक लगा के देखें, जैसे कि 3 का वर्ग + 3 और 4 का वर्ग + 4। तो यहाँ देखो, 5 का वर्ग, यहाँ तो रिलेशन नहीं है। अब ये 4 का वर्ग + 3 कहेंगे, लेकिन ये 5 का वर्ग के पास में नहीं है, फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये 5 का वर्ग + 5, क्योंकि नंबर सेम होना चाहिए ना। ये 6 का वर्ग + 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 25 + 5 कितने हो जाएंगे आपके, 30 हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 36 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 42। एक और तरीका है, ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 4 का मल्टीपल, 4×3 = 12 और 4×5 = 30, 3 बार और 5 बार, और ये 6 का मल्टीपल, 6×5 = 30, 6×7 = 42, यानी 5 और 2 7 और 3 और 2 5। मल्टीपल में दोनों 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो दोनों से ही आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दी गए क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, बी है। क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखो, 10 सेकेंड्स में समझ में आना चाहिए, मैंने ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि ऑप्शन लाइक था ही नहीं है। चलो, हो गया होगा। देखो यहाँ पे किया क्या है, देखो 23 की पावर 4 वो आपसे निकलवाएगा नहीं इतना टाइम। रीजनिंग में या फिर मैथ्स में क्वेश्चंस के लिए टाइम फिक्स होता है, तो एग्जामिनर उस हिसाब से टाइम बनाता है कि एक क्वेश्चन पे आपको कहीं 2 2 3 3 मिनट ना लगे। यहाँ पे लॉजिक क्या है, देखो 23, इसने ये 23 उठाया है, 2 और 3, और बीच की संख्या को पावर के रूप में दे दिया है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे पहली संख्या लास्ट वाली संख्या को लिखिए, और बीच वाली संख्या का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है एक ऐसा ही सेम, 10 सेकेंड्स में फिनिश करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही 1 और 8, 18 की घात 3, तो यहाँ 7 और 3, 73 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। करिए अगला। देखिए, अच्छा यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था। अब देखो, अगर मल्टीपल आप लगाना चाहो, जैसे कि तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि 7 का डबल करें और +2 करें, ठीक है, या फिर ऐसा करो कि 16 का आधा करें। 16 का आधा कितना होता है, 8। 8 में से 1 घटा दें। अब 36 का आधा कितना होता है,
18। 18 में से एक कम करेंगे, कहीं 17 मौजूद है आपके पास में? नहीं है, तो ये हो सकता था लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। यहाँ किया क्या है कि 6 और 1 7 दोनों को जोड़ के लिख दिया है। ऐसे ही तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो दो लॉजिक हो सकते थे लेकिन एक का तो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। और एक चीज याद रखना कि आप जो ये प्लस माइनस का लॉजिक है ना, संख्याओं को आपस में प्लस करते हैं, ये हमारी सबसे लास्ट प्रायोरिटी होगी। जब कुछ नहीं लग रहा होगा तब इस प्रायोरिटी पे जाएंगे हम, तब इससे आंसर पे जाएंगे। नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ देखिए डायरेक्ट अब इतनी बड़ी संख्या में आपसे मल्टीप्लाई तो नहीं करवाएगा वो, साफ साफ है यहाँ पे +14 किया गया है। +14 अगर हम चेक करें, +14 कहाँ पे है? 139 में +14 करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 153 आ जाएगा। ओके, 14 जोड़ के लिख दिया है बस संख्या को। नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे भी देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो हालांकि नॉर्मली लॉजिक से अलग हैं। है तो वही प्लस माइनस से, यहाँ पे लॉजिक क्या है, आप मल्टीप्लाई वगैरह करोगे लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ किया क्या है कि 7 और 5 कितने हो गए हैं? 12। और 12 में से एक घटा के लिख दिया है, कितना आ गया? 11। 9 9 कितने होते हैं? 18। 18 में से एक घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 17। यानी संख्याओं को जोड़ा है, डिजिट सम किया है, डिजिट सम में से एक घटा के लिख दिया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये क्वेश्चन लास्ट है आपका। अपन ने थोड़े से जल्दी क्वेश्चन कर लिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ज्यादा कठिन आए नहीं है। चलो करते हैं सॉल्व। अच्छा यहाँ देखो, आपके माइंड में कई सारे लॉजिक्स पिक करेंगे। जैसे माइंड में आएगा कि 12 का डबल करें, +2 कर दें, 12 दूनी 24 और 2 कितने होते हैं? 26। लेकिन दिक्कत क्या है कि ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। 12 का डबल करेंगे फिर तो 26 ही आना चाहिए। 9 का डबल करो, 9 दूनी 18 और +2 करोगे कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। 6 का डबल +2 करोगे तो कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। 8 का डबल करो +2 करो तो कितने होने चाहिए? 18। वहाँ तो क्या लिखा हुआ है? 24 लिखा हुआ है। तो यहाँ जो लॉजिक था वही संख्याओं वाला। देखो ये 12 जो है ना, वो 6 दूनी 12 होता है, तो 6 गुणा 2, 6 दूनी कितने हो गए? 12 हो गए। वो तो 4 गुणा 2 करके कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब एक चीज और डिस्कस करनी है अभी अपन को। देखो, हाउ टू सॉल्व मॉक्स। जब किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पे, या जब छुट्टियों में आप तैयारी कर रहे होंगे, तो देखो सबसे पहले क्या है कि आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका, तो हम उसके बाद में क्या लगाते हैं? मॉक्स लगाते हैं। लेकिन मॉक्स लगाने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, मॉक्स कैसे होने चाहिए? तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे कि यूपी पुलिस की बात करें हम, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे रीजनिंग आता है, ठीक है, मैथ्स आता है, जीके आता है और हिंदी आती है। अब होता क्या है कि हम मॉक लगाते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारे नंबर कितने हैं। तो मॉक मोस्टली वैसे नंबर्स के लिए होते ही नहीं। मॉक होते हैं एक तो आपकी टाइमिंग मेंटेन करने के लिए, कि आप जिस टाइम में पेपर हो रहा है उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब हुआ क्या है कि यहाँ यूपी पुलिस का जो पेपर है ना, वो 2 घंटे का है आपका, तो यहाँ टाइमिंग की जरूरत है ही नहीं। टाइमिंग मैनेज कहाँ करनी होती है? रेलवे में या फिर एसएससी में, जहाँ पे टाइम कम होता है वहाँ टाइम बचता नहीं है। अब रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथ्स के जितने भी आ रहे हैं, जीके के आ रहे हैं और हिंदी के आ रहे हैं, अब होगा क्या कि जब आप मॉक लगाओगे तो यहाँ जो मॉक लगाने वाले हो वो मेरे हिसाब से आपके वीक सेक्शन के लिए होगा। आपके कमजोर एरिया कौन कौन से हैं? सपोज करो आपने मॉक 1 लगाया और मॉक 1 लगाते हुए आपके जो भी नंबर आए
फिर उसके बाद में आपने उसका एनालिसिस किया। अब मॉक 1 में रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन सही होंगे, मैथ्स में सही होंगे, जीके में सही होंगे, किस में सही होंगे, हिंदी में सही होंगे। उसके बाद में आपने, अच्छा ये 1 की प्रोसेस है। उसके बाद में आपने मॉक नंबर 2 लगाया और ऐसे ही मॉक नंबर 3 लगाया। जब आप 3 मॉक लगा लेंगे तो आपके कुछ चैप्टर तो ऐसे होंगे जो हर बार क्या जा रहे होंगे, सही जा रहे होंगे। लेकिन 3 चैप्टर्स के बाद में या 3 मॉक्स के बाद में या 5 मॉक्स के बाद में जो चैप्टर आपके हर बार क्या जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, आपके वो कौन से चैप्टर हैं, वीक। तो आपको उन चैप्टर्स को, यहाँ जो मॉक की प्रोसेस होगी वो क्या होगी कि आपके जो वीक चैप्टर हैं जो हर बार गलत जा रहे हैं उनको बाहर करो, जो सही जा रहे हैं, क्योंकि अभी काफी टाइम है आपके पास में, 3-4 महीने का टाइम है। तो जो चैप्टर हर बार सही जा रहा है वो तो आपका स्ट्रांग हो गया। जो चैप्टर हर बार गलत जा रहा है वो कैसा है, आपका वीक है। आपको उस वीक पे फोकस करना है। आपको करेक्शन किस में करना है, वीक में करना है, क्योंकि पेपर के लिए टाइम बहुत है, यहाँ टाइम मेंटेन की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो आपके मॉक का तरीका क्या होगा कि जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपका एक इंडेक्स बनाइए। इंडेक्स बनाते हुए कुछ चैप्टर जो सही जा रहे हैं हर बार, वो तो आपके स्ट्रांग है, स्ट्रांग से टिक कर दीजिए। लेकिन जो चैप्टर हर बार कैसे जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, उनको बाहर करिए, उनको दोबारा से बेसिक से सॉल्व करिए, उसके बाद में फिर से मॉक लगाइए। अगर फिर भी गलत जाते हैं तो फिर वो आपके चैप्टर कैसे हैं, रियली वीक हैं। लेकिन अगर सही हो जाए तो अच्छा है, फिर आपका मॉक में जो स्कोर है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। यानी मॉक में स्कोर कब बढ़ेगा, मॉक में स्कोर तभी बढ़ेगा जब आपके जो वीक पोर्शन है वहां पे आपने क्या की है, मेहनत की है। केवल मॉक लगाने से, केवल मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद में जो एनालिसिस है वो करो। एनालिसिस के बाद में जो वीक चैप्टर्स हैं उनको बाहर निकालो, और वीक चैप्टर्स को बाहर निकालने के बाद में उन पे क्या करो, वर्क करो। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। जय हिंद सभी को।